हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ से यूनिट नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई बेसिक क्वेश्चन तो नहीं दिया गया, लेकिन इस बुक से कहा गया है कि एक उदाहरण संख्या 1 में जो 2 उदाहरण दिए गए आप उनको हल करके बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग पेपर्स को अपने बुक्स में जब पलटेंगे तो हमको उदाहरण संख्या 1 में 2 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड पे मेंशन कर रखा हुआ है और इसी एग्जाम्पल को आपको सरल करते हुए इनका उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम इन प्रश्नों को बारी बारी पढ़ लेते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप इनको हल करके भी दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले उदाहरण संख्या 1 में जो पहले प्रश्न की जानकारी दी गई है उसमें कहा गया है कि जान और जीवंती 2 लोग हैं। इसमें उन लोगों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों लोग के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं। फिर रीज़न क्या बनता है, कुछ समय के बाद 5-5 कंचे ये दोनों लोग खो देते हैं। दोनों के पास, गौर करिएगा, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और अभी आपको ये नहीं मालूम है कि पहले के पास कितने कंचे हैं और दूसरे के पास कितने कंचे, ये हमको सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है कि कुछ समय के बाद दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और फिर अब शर्त होती है कि जब उनके कंचों की संख्या का गुणनफल अब 124 होगा। मतलब कंचे खोने के बाद जो दोनों के पास कंचों की संख्या होगी, अगर हम उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो प्रोडक्ट हमको मिलेगा 124। फिर कहा गया अब आप बताएंगे आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। आरंभ का मतलब हो गया है कंचे खोने से पहले। ठीक है, तो चलिए क्या हमको यहाँ पर दोनों के कंचों की संख्या मालूम है? जी नहीं मालूम है, तो हमको इसको बीजगणितीय रूप में हल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक मानक मानेंगे और उस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेंगे किसी एक के बारे में, माना जान के पास कंचों की संख्या, इस कंचों की संख्या को हमने कितना मान लिया? x। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक शर्त है कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अगर हम लोगों ने किसी एक संख्या की बीजगणितीय रूप को x मान लिया तो दूसरे की संख्या को आप क्या मानेंगे? ध्यान देंगे, आप इसको एक ही चर के रूप में सरल करेंगे। तो अगर एक के पास x है और टोटल क्वांटिटी आपकी 45 है तो आप क्या करते हैं, टोटल में से किसी एक प्राप्त संख्या को उसमें से हम घटा देते हैं तो हमको दूसरी संख्या मिल जाती है। तो ठीक उसी प्रकार हल करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम निकालेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब देखेंगे यहाँ पर टोटल हमारे पास थे 45 और उसमें से माइनस कर देंगे हम जान के कंचों की संख्या, तो जो बचेगा वो हमारी होगी जीवंती के कंचों की संख्या। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमको कंचों की संख्या मालूम होगी कि आरंभ में जान के पास x कंचे थे और जीवंती के पास 45 माइनस x, और दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो 45 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दी गई है कि इसमें प्रश्न कहता है, एक बाउंडेशन आपके ऊपर लगाया है कि अगर दोनों के पास 5-5 कंचे गायब हो जाए। ठीक है, तो प्रश्नानुसार 5 कंचों के खोने के बाद, 5 कंचों के खोने के बाद जान के पास बचे कंचे। अब देखिए जान के पास टोटल कितने थे? x थे, उसमें से 5 कंचे हो गए आपके गायब, तो बचे कंचों की संख्या हो गई x - 5। टोटल में से 5 हम लोग माइनस कर देंगे और फिर इसी तरीके से हम निकालेंगे जीवंती के पास बचे कंचे। अब जीवंती के पास थे 45 माइनस x और उसमें से हम माइनस कर देंगे कितना? 5। ठीक है, तो 45 और 5, ठीक है, ये अंकीय रूप है। तो यहाँ 45 में से 5 को जब हम माइनस करेंगे तो जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 40 माइनस x। ठीक है, अब शर्त के अनुसार जान के पास कंचों की संख्या होगी x - 5 और जीवंती के पास होगा 40 माइनस x। ये कंचे खोने के बाद हैं। ठीक है, अब जैसा कि उन्होंने प्रश्न में कहा है कि हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट आएगा 124। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको होगा जान के कंचों की संख्या मल्टीप्लाई जीवंती के कंचों की संख्या और ये गुणनफल आपका होगा 124। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे
डिस्ट्रीब्यूटिव अर्थात बंटन नियम लगाएंगे और बारी बारी से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका x का मल्टीप्लाई पहले हम 40 में करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई हम -x में करेंगे तो ये हो जाएगा -x²। इसी प्रकार -5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -200 और ये प्लस हो जाएगा 5x = 124। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोग हल करना जानते हैं। जल्दी से इस प्रोडक्ट को हम निकालेंगे, फिर थोड़ा सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर होगा -x², 40x और 5x सजाती होने की वजह से जुड़ेंगे तो होगा +45x - 200 = 124। और फिर हम यह करके तुरंत पक्षांतर कर देंगे। -x² को आप पॉजिटिव कर दीजिए तो सभी पक्षों को उधर भेज देंगे और मानक रूप में लिखेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप में हम लिखेंगे। तो देखिए सभी पक्ष जब उधर जाएगा तो x² नेगेटिव में था वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, 45x आपका पॉजिटिव में था तो वो लिखा जाएगा नेगेटिव में, 200 आपका नेगेटिव था वो लिखा जाएगा पॉजिटिव में, और ये तो आपका पॉजिटिव में है। यहाँ पर लास्ट का स्टेप हो जाएगा आपका 0। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आपका बनेगा x² - 45x और प्लस हो जाएगा आपका 324। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सरल करेंगे। इस इक्वेशन को सरल करने के लिए आप जरा एक बार फिर से एक स्टेप थोड़ा सा गौर करके देख लीजिए। हमसे कहा गया है कि दो लोग हैं, जान और जीवंती, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और कुछ समय के बाद अगर दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, फिर जो कंचे उनके पास बचेंगे उसकी गुणनफल की संख्या जो होगी वो 124 होगी। तो बताइए, जब शुरुआत में कंचों की बात हो रही थी तो उनके पास कुल कितने कंचे थे? तो हमने मान लिया कि जान के पास कंचों की संख्या x है तो जीवंती के पास 45 - x होगा। कंचे खोने के बाद जान की संख्या होगी x - 5 तो जीवंती के पास जो कंचे होंगे वो 45 - x। अब इन दोनों का गुणनफल हम लोग कितना लेंगे? 124। तो इस प्रकार जब हम मानक रूप में लिखेंगे तो हमको एक समीकरण मिलेगा x² - 45x + 324 = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ हो रही है कि इस समस्या को आपको हल करना है कि दोनों के पास कंचे कितने थे। तो चलिए अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले दिए गए इक्वेशन को लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन मिला है x² - 45x + 324 = 0। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको आप आगे वाले चैप्टर में आपको द्विघाती सूत्र बताया गया है, लेकिन चूंकि ये समीकरण का चैप्टर का प्रारंभिक चैप्टर ही है इसलिए हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम इसको बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स अर्थात मध्य पदों के गुणनफल से ही हल करेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, दो संख्या ऐसी सेलेक्ट करनी है कि जिसका गुणनफल होना चाहिए +324। हम यहाँ पर आपको बताते हैं, दो संख्या कोई भी संख्या आप लेंगे m और n के रूप में, इनका गुणनफल जो होना चाहिए वो पॉजिटिव में आपका होना चाहिए 324 और उन्हीं का योग करिए या उसका अंतर करिए, उसका मिडिल टर्म होना चाहिए -45। ठीक है, तो वही दो संख्या, एक ऐसी दो संख्या चुननी है कि गुणनफल 324 हो और उनका योगफल अथवा अंतर कुछ भी करिए वो आपका होना चाहिए -45। तो इसको जानने के लिए हम तुरंत ही आखिरी जो पद होता है उसका हम फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर करते हुए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करते ही आपको पता चल जाएगा कि इसके फैक्टर में कौन कौन सी संख्याएं होगी। ठीक है, फैक्टर करना आप लोग जानते ही हैं। तो जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको इतने सारे गुणनखंड मिलेंगे, 2 2 3 3 3 और 3। ठीक है, अब इतने सारी संख्याओं में से आप गुणनफल करके कोई दो संख्या अपने लिए आप बना दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ पर एक संख्या ले लें 9, ठीक है, और दूसरी संख्या आप ले लें कितना 36। तो देखिए 36 और +9, तो 36 9 संयोग करता है 45 का, लेकिन हमको नेगेटिव आना है। इसका मतलब हम दोनों संख्याओं को ले लें माइनस में, तो इसका योगफल जो होगा वो -45 होगा और गुणनफल तो 324 आना ही है क्योंकि हमने फैक्टर ही 324 का किया है। तो हमको दो संख्या मिल गई है 36 और 9। तो इसलिए हमने मध्य पद को तोड़ दिया, x² - 36x - 9x + 324 = 0।
आपको मालूम होगा, कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो दो पदों का हम कॉमन लेंगे, वहाँ से उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे। तो यहाँ पहले पद में जब हम कॉमन लेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमने कॉमन पेयर बना दिया x² माइनस 36x का। यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हुए हमने बनाया 9x और माइनस 324 का। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पेयर बना दिया है। ठीक है, कि कौन कौन से ग्रुप को हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए x² माइनस 36x, यहाँ पर हमको माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस 324 आपका माइनस 324 के रूप में लिखा जाएगा। ये आप डायरेक्टली पेयर बनाते हुए गुणनखंड निकाल सकते थे। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हम लोग इस गुणनखंड को हल करेंगे तो केवल आपको फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर वो फैक्टर होगा x और x माइनस 36। ठीक है, अब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो यहाँ पर आपको लाना है। तो माइनस तो पहले से कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 9, जो यहाँ पर बनेगा x माइनस 36। ठीक है, मिल गया है। अब आपके पास दो फैक्टर होंगे x माइनस 9 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x की तुलना जो दोनों गुणनखंड निकले हुए x माइनस 9 x माइनस 36, उसकी तुलना हम किससे करेंगे, बारी बारी से 0 से करेंगे। तो लिखेंगे जब x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तब x का वैल्यू होगा 9। मतलब आपका एक संभावित उत्तर 9 भी हो सकता है। और उसी तरीके से जब x माइनस 36 बराबर 0 होगा तो दूसरा संभावित उत्तर x बराबर क्या होगा, 36 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब प्रारंभ में उनके कंचों की संख्या। ठीक है, अब आप देखेंगे जान के पास आप लोगों ने x माना था, तो जान के पास कंचों की संख्या 9 होगी। और ये पहला शर्त होगा, जब जान के पास कंचों की संख्या 9 होगी तब जो जीवंती होंगी उनके पास कंचों की संख्या हो जाएगी कितनी, 36। 45 माइनस 9 जैसे ही आप करेंगे तो निकलेगा आपका 36। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं, जान के पास कंचों की संख्या जब हम 36 मान लेंगे तो वही आपका विपरीत होगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 9। मतलब प्रारंभ में दोनों के पास 36 और 9 की संख्या में कंचे थे। ठीक है, तो इस तरीके से पहला उत्तर हम लोगों ने हल कर लिया। अगर जान के पास कंचों की संख्या 9 होगी तो जीवंती के पास 45 माइनस 9 मतलब 36 होगी। और अगर आपने जान के कंचों की संख्या 36 मानी तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 मतलब 9 कंचे होंगे। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ा सा डाउट होता है तो आप अपने प्रश्न की सत्यता को जानने के लिए प्रश्न के अनुसार जो यहाँ पर बाउंडेशन देगा आप उसको देख सकते हैं। चलिए, जान के पास कंचों की संख्या 9 थी, 5 कंचे गायब हो गए तो आपके पास कंचों की संख्या हो गई 4। जीवंती के पास 36 थे, 5 कंचे गायब हो गए तो उसके पास कंचों की संख्या बची 31। और दोनों का गुणनफल कितना आ गया, 124। इसका मतलब हमारा जो उत्तर था 9 कंचे और 36 कंचे वो यहाँ पर सही था। इस प्रकार हम लोगों ने पहले प्रश्न को सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसमें केवल हम लोगों ने मध्य पद के गुणनखंड को हल किया है और समीकरण को हल करने से पहले उसे द्विघाती समीकरण का रूप दिया है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में भी ऐसे ही कुछ शर्तें लगाई गई हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं आप उसको अच्छी तरीके से पहले पढ़िए और फिर उसे समीकरण के रूप में रख दीजिए। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि कोई एक फैक्ट्री है जिसमें एक दिन में कुछ खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है, शर्त क्या कहा गया है कि खिलौनों का जो रेट सेट किया जाता है उसमें क्या शर्त है, खिलौने का जो एक खिलौने का रेट होगा वो उन्होंने एक नंबर लिया 55 और 55 में से एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उसको आप माइनस कर दीजिए। सपोज दैट एक दिन में 20 खिलौने बनते हैं, 15 खिलौने बनते हैं, 9 खिलौने बनते हैं, 10 खिलौने बनते हैं, कुछ भी बनते होंगे, उस एक दिन में बनाए गए खिलौनों को आप 55 में से माइनस कर दीजिए। तो जो प्राप्त संख्या होगी वही एक खिलौने का रेट तय किया जाएगा। ठीक है, ये शर्त है। तब किसी दिन की बात होती है कि किसी दिन कितने खिलौने बनते हैं ये आपको बताना है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य सेट करते हुए पूरे दिन का जो लागत था वो 750 रुपये प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा गया है, बताइए उस दिन कितने खिलौने कंपनी ने बनाए थे। ठीक है, तो चलिए जो आपसे कहा है निर्मित खिलौनों की संख्या, तो इसी को हम तुरंत यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मानेंगे, माना उस दिन
बने खिलौनों की संख्या बराबर x। हम मान लेते हैं कि उस दिन जितने खिलौने बने हैं वो क्या हैं, x हैं। ठीक है, तब आपको लिखना पड़ेगा इसलिए खिलौने का मूल्य, ध्यान दीजिएगा, खिलौने का मूल्य क्या सेट करना है, जितने खिलौने बनते हैं उसको आप 55 में से माइनस कर देंगे तो एक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इसलिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रश्नानुसार हम सबसे पहले वो नंबर लेंगे 55 और जितने खिलौने बनते हैं, कितने खिलौने बने यस, उसको हम 55 में से माइनस कर देंगे, ये आपका रुपए के बराबर होगा। ये एक खिलौने का रेट इस प्रकार हमको फिक्स करना है। ठीक है, अब कंपनी आपसे कहती है कि जितने खिलौने बनते हैं एक खिलौने का मूल्य लगाते हुए किसी विशेष दिन हमको प्राप्त होता है कि निर्माण की लागत हो गई 750 रुपये। इसका मतलब आपसे प्रश्नानुसार कहा है, कथनानुसार जैसा कि उन्होंने कहा हुआ है कि एक दिन में कितने खिलौने बने यक्स। ठीक है, और एक दिन में यक्स खिलौने बने तो हर एक खिलौने का रेट फिक्स किया गया 55 माइनस यक्स, और इस प्रकार जाके एक दिन का कुल निर्माण लागत प्राप्त हो गया आपका 750 रुपये। तो पूछा गया निर्मित खिलौने की क्या बताइए संख्या, बस हम इस समीकरण को हल कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका मिलेगा 55 यक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 750। ठीक है, या करते उसको पॉजिटिव बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर हो गया आपका 0। ये द्विघाती समीकरण हमको मिला हुआ है। अब इस द्विघाती समीकरण को हम हल करेंगे और एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या हम बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक बार फिर से ज़रा गौर कर लेते हैं। कहा गया है कि किसी कंपनी में एक विशेष दिन कितने खिलौने बनते हैं उसका रेट आपको बताना है कि 55 में से एक दिन में बने हुए खिलौनों की संख्या को आप घटा देंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने लिया कि मान लेते उस विशेष दिन कितने खिलौने बनते हैं x, और एक खिलौने का रेट हो गया 55 माइनस x। तो हम लोगों ने किया खिलौनों की संख्या गुणे एक खिलौने का मूल्य, इस प्रकार कुल लागत हो गई 750 रुपये। तो हमको द्विघाती समीकरण मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750। अब इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। इस समीकरण को हल करने से हमको तुरंत ही उस विशेष दिन बने खिलौनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, इसी प्रकार हम तुरंत ही 750 का फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, जो आखिरी संख्या होती है, और 2 अंक उसमें से हम प्राप्त कर लेंगे। आप मध्य पद का गुणनखंड करके फैक्टर लगाना जानते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 इक्यानवे 5। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि उस खिलौनों की संख्या में जो 750 आपका था, इसका फैक्टर करते हुए कौन सी ऐसी दो संख्या प्राप्त हो गई जिसका गुणनफल 750 होगा धनात्मक में और उनका योगफल या अंतर माइनस 55 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे कौन सी संख्या प्राप्त होती है आपके पास, 2 है, 3 है, 5 है, 5 है और 5 है। ठीक है, तो यहाँ हम चेक करते हैं। चेक करते हो तो आपको प्राप्त होता है, देखेंगे यहाँ पर 5 गुणे 5 25 और 25 तियाँ 75। ठीक है, 75 और एक संख्या मिलती है आपको 10। यहाँ पर जो संभव नहीं है, इसी तरीके से हम दूसरी संख्या बनाएंगे, 5 पचे 25, 25 दूना 50। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे देखेंगे, 2 3 5 5 और 5, ये संख्या आपको बनानी है। तो यहाँ चेक करेंगे आप सबसे पहले, तो यहाँ पर चेक करते हुए पाएंगे 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। एक संख्या आपको मिलेगी 30 और दूसरी संख्या आपको मिलेगी 25। 30 और 25 गुणनफल तो 750 ही आना है, क्योंकि हमने 750 का फैक्टर किया है, और इनका योगफल करेंगे
तो आपका 55 आएगा। चूँकि योगफल ऋणात्मक में है और दोनों छोटी संख्याएं 55 से हैं, तो इसलिए दोनों को हम किस चिन्ह मिलेंगे, माइनस में। ठीक है, तो चलिए एक संख्या हमारे पास हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 30x, दूसरी संख्या माइनस 25x प्लस 750 बराबर हो गया आपका 0। हम यहाँ पेयरिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर का पेयर हमने लिया 30x के साथ, माइनस कॉमन ले लिया, 25x का पेयर बना लिया 750 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम हल करेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ से x, तो बचेगा x माइनस 30, माइनस कॉमन लेते हो यहाँ पर हम लेंगे 25, तो यहाँ पर बचेगा x, और फिर आपका यहाँ पर माइनस 25 तियाँ 75, x माइनस 30 बराबर हो गया आपका 0। तो हमारे पास जो गुणनखंड मिले x माइनस 25 और x माइनस 30 बराबर 0। तो आप तुलना करेंगे, जब x माइनस 25 बराबर 0 तब x बराबर संभावित उत्तर आपका होगा 25, और इसी प्रकार जब x माइनस 30 बराबर 0 तब संभावित उत्तर आपका होगा 30। मतलब दो उत्तर हो सकते हैं, या तो उस दिन 25 खिलौने बने होंगे और या तो उस दिन 30 खिलौने बने होंगे। तो इसका मतलब उत्तर होगा 25 या 30। ठीक है, अब बात आती है कि क्या ये प्रश्न सही है, इसका उत्तर जांचना है। तो हम जांच लेते हैं 25 या 30 को किस प्रकार। तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर सपोज दैट मान लेते हैं उस दिन खिलौनों की संख्या जो है वो हो गई 25। ठीक है, अब उसका रेट कितना लगाया गया है, तो 55 माइनस कर देंगे हम 25, और 55 माइनस 25 करने पर आपके पास खिलौनों की जो घटाने पर संख्या मिलेगी वो कितना मिलेगा, 30। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट देख लेते हैं, 25 गुणे 30, ये आपका होगा 750। इसी प्रकार अगर आप कह लेते हैं कि नहीं उस दिन आपके कितने खिलौने बने हैं, 30 खिलौने, तो उनका रेट लिया गया 55 माइनस 30, तो आपके पास एक खिलौने का रेट मिला कितना, 25 रुपये। फिर भी आपका प्रोडक्ट 30 गुणे 25, ये आपका होगा 750। तो दोनों उत्तर हो सकते हैं, या तो उस दिन 25 खिलौने बने और या तो उस दिन कितने खिलौने बने, 30 खिलौने बने। इस प्रकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्न संख्या 2 को भी हल कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार फिर आप पुनः अपने तरीके से अपने माइंड से स्वयं को इस वीडियो को देखते हुए सीखते हुए हल करेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो आत्मविश्वास है वो ऊपर हो। मेरी बताई हुई स्टेप में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरे आने वाले वीडियो के लिए तैयार रहिए। आने वाले समय में आपको अच्छे वीडियो, अच्छे कंटेंट पे, कक्षा 10 के हर एक चैप्टर पे, कक्षा 9 के हर एक चैप्टर पे यहाँ पर आपको मिलेंगे, ताकि आने वाले समय में आपके जो बेसिक्स हों और मजबूत हो जाएं। हमारे इस चैनल पे आपको शॉर्टकट नहीं, केवल बेसिक्स के बारे में अच्छे तरीके से ज्ञान दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।